नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के बाद अब अगला चुनाव होना है बिहार में, लेकिन वहां सियासी पकवान पकने अभी से ही शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने ये कहकर एक नई चर्चा छेड़ दी है कि बिहार में बीजेपी अब जेडीयू को खत्म करने की पूरी तैयारी कर रही है और साथ ही साथ इसकी गाज किस पर गिरेगी? नीतीश कुमार पर। आरजेडी का दावा है कि महाराष्ट्र के बाद अब एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार में लागू किया जाएगा और बिहार के एकनाथ कौन होंगे? नीतीश कुमार। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने तो यहां तक भी सलाह दे दी है कि अब निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में आ जाना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार की तो कुर्सी जाएगी ही, साथ ही साथ बीजेपी पूरी की पूरी जेडीयू को निगल जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बदलाव की भनक नीतीश कुमार को भी लग गई है? क्या वो अब फिर से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं? क्या वो ऐसे फिर से सिग्नल भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि कुछ बदलाव वो भी चुनाव के पहले कर सकते हैं? क्या अब वो निशांत कुमार की ताजपोशी की तैयारी के साथ साथ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं? एक तरफ देखिए, आज जितन राम मांझी ने एक बहुत भारी सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें नीतीश कुमार आए तो जरूर, लेकिन महज 15 सेकंड में ही अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराकर रवाना हो गए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा करके नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी को ही कोई मैसेज दे रहे हैं? हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। मुख्यमंत्री पद का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज़ ए ओल्ड मॉडल। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैयाँ डाल के चल रहे हैं और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एकनाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं। हमारे निशांत जी आएंगे तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है ना। ये तो यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेता हैं, उनके पिताजी बेटा है, तो और बढ़िया बात है। तो क्या दिक्कत है इसमें? हम लोग अपने पार्टी के लिए, हम लोग के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए, हम लोग को चाहिए, जो चाहिए वो मिल रहा है, तो ये खुशी की बात है। हम लोग चुनाव तो एनडीए मैदान में लड़ने जा रहा है, 5 दल हैं, 5 दलों के राय से किया जाएगा, जो किया जाएगा, ये मेरा मानना है। मतलब अभी ये चेहरा तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। एक चुनाव परिणाम आने के बाद न होगा भैया। अभी तो जो रनिंग चल रहे हैं, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आगे जो भी मतलब होगा विधायक दल की बैठक के बाद, एनडीए के नेताओं के परामर्श के बाद जो निर्णय होगा हम वेलकम करेंगे। तो देखिए, आरजेडी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वो दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू को खत्म करने की पूरी तैयारी करके बैठी है। और इस सब के बीच वो तस्वीर देखिए जिसका मैं जिक्र कर रही थी। गांधी मैदान में जितन राम मांझी, उन्होंने दलित समागम आयोजित किया था। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने मंच पर पहुंच के लोगों का अभिवादन किया और कुछ ही सेकंड में, 15 सेकंड में वो वहां से निकल गए। इस सब के बीच अब अचानक निशांत कुमार भी एक्टिव हो गए हैं। पिछले 2 महीनों में 3 बार उन्होंने कुछ ना कुछ वक्तव्य दिया है। या तो कभी वो बख्तियारपुर गए थे, तब वहां उन्होंने कहा कि
देखिए, मैं राजनीति में तो सक्रिय हूं ना हूं, बट जेडीयू को आप लोग वोट डाल दे, फिर वो पटना एयरपोर्ट पे कुछ रिपोर्टर से मिल गए और फिर पटना में ही उन्होंने एक अपील भी जारी कर दी कि बीजेपी को अब नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देना चाहिए। तो नीतीश जी क्या सोच रहे हैं, निशांत कुमार क्या सोच रहे हैं, ये भी एक बड़ा पहेली बन गई है। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। हम तो सीधा अभी फिर दोहरा देते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे। अब आई बेटे की बारी। क्या नीतीश कुमार के एग्जिट की तैयारी, क्या बिहार में सच में एकनाथ शिंदे मॉडल लागू किया जाने वाला है? डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी से प्रियंका भारती हमारे साथ है, जेडीयू से जीएम शाहीन, अवधेश कुमार जी और जयशंकर गुप्ता जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि आपको अंदर खाने की खबर पता रहती है, दोनों भाजपा की भी और जेडीयू की भी। ये बताइए, आप इतनी मॉडल पार्टी हैं कि आपका मॉडल अब देश भर में चर्चा में है। क्या एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार में भी मॉडल बनने वाला है? पद्मा जी, कहाँ की बात कहाँ से ले आई, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, पता नहीं आपने कैसे कुनबा जोड़ा। यहाँ तो बना बनाया कुनबा है, नया कुनबा जोड़ने की आपने शिवसेना को तोड़ा भाई, ये सब हमने नहीं तोड़ा। कितनी बार एकनाथ शिंदे भी बोल चुके हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे गद्दारी के नौकरी, कहते हैं कि एकनाथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजर भोंका। हमने कहाँ तोड़ा, हमें तो मुफ्त में दोष दिया जाता है। अब आप बोलिएगा कि समाजवादी पार्टी को भी हम नहीं तोड़ा, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग हो गए, अब वापस मिल गए तो क्या हमने मिलवा दिया? टीएमसी में बगावती सुर उठ रहे हैं। वो क्या नाम है उनके, अभिषेक बनर्जी कहते हैं मेरा गला काट दो तभी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलूंगा। ममता दीदी कहती है ये पार्टी में दादा कोई ना बोल बे, इस पार्टी में कोई दादा नहीं है। अब आप कहिएगा कि शरद पवार की पार्टी हम ही ने तोड़ दी। ऐसे तो हम खाली तोड़ने वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की उनकी भाभी छोड़ के बीजेपी में आ गई तो जेएमएम भी हमने तोड़ दिया। ऐसा नहीं है, परिवारवादी पार्टियों का विघटन शुरू हो गया है, ये विघटन का समय है। और जेडीयू परिवारवादी पार्टी नहीं है, इसलिए जेडीयू नहीं टूटेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और जहाँ तक रही बात क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, कोई मॉडल नहीं है। 2025 225 नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये सब बातें जब होती हैं ना कि नीतीश को चेहरा बनाना है नहीं बनाना है, ये नीतीश कुमार के आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है। क्योंकि मत भूलिए 2020 में मैं नीतीश कुमार के साथ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। रिजल्ट आने के बाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साफ साफ पार्टी में कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे बड़े दल वो है। और तमाम सुशील मोदी, अब तो नहीं रहे सुशील मोदी हमारे बीच में, उन लोग सबके कहने पे, सबके मानने के बावजूद भी नीतीश नहीं माने थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि नहीं नीतीश जी आप नेतृत्व कीजिएगा, तब नीतीश जी आ गया है। 2023 में भी जब दोबारा हमारे साथ आरजेडी तोड़ के जब हमारे साथ सरकार बनी, तब भी नीतीश कुमार का स्टैंड यही था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि नहीं आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ही लीड कीजिए। तो जब दो दलों के शीर्ष नेताओं की केमिस्ट्री ऐसी हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि छुट भैयों को कुछ इसमें बोलने की कोई आवश्यकता है। क्योंकि ये क्या नेतृत्व का निर्णय होगा, ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। और वो तय हम मुझे लगता हो चुका है, जिसकी जानकारी हमें समय मिलने पे मिलेगी। तो एक वर्ल्ड ऑफ एजम्पशन एंड भविष्य के गर्भ में हम गोते लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ठीक है। और इसी में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि 11 मार्च को उनका क्या होगा। 11 मार्च को कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़े में पार्टी बटेगी, क्योंकि सब में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है सारे भाई बहनों में। भाई बहनों के अलावा नेता भी है महत्वाकांक्षा पाले हुए।
वहां क्या होगा पहले उसकी चिंता करें। एक बड़ी जरूरी बात आपने कही कि दोनों बार ऑफर किया था नीतीश जी ने कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि उनके ज्यादा विधायक हैं। ये कहीं इस साल के चुनाव के बाद भी ऐसा ऑफर तो नहीं हो जाएगा, पर फर्क ये होगा कि इस बार आप मान जाएंगे। कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं है आपका कि एक बार फिर से नीतीश जी ऑफर कर देंगे कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और तीसरी बार फाइनली आप लोग मान के कहेंगे चलिए अब आप इतना ही कह रहे हैं तो बना देते हैं अपना मुख्यमंत्री। मैं फिर कह रहा हूं पंद्रह जी कि ये सब बात करके हम लोग नीतीश कुमार के आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। नीतीश जी पद के लालची नहीं है, ये एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने साबित किया है। गैसल ट्रेन दुर्घटना में वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले वो अंतिम केंद्रीय मंत्री हुए हैं। पद की इच्छा नहीं है, नीतीश जी बहुत पद पे रह लिए, उनको इस पदों का शौक नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व की बिहार को आवश्यकता है। छोटा सा डेटा देता हूँ, छोटा सा डेटा। 2005 में बिहार को पाताल से निकला था बिहार। हमारी पर कैपिटा इनकम होती थी 8,800 कुछ रुपए, 8,223 अगर मुझे ठीक से याद है तो, और नेशनल पर कैपिटा इनकम था 25,600 2005-06। ठीक है, आज 2024-25 में बिहार की पर कैपिटा इनकम हो गई है 66,808, मतलब 8 गुने बिहार ने जंप ली। और नेशनल कैपिटल हुआ 1,72,000, मतलब 7 गुना नेशनल कैपिटल ने जंप लिया। तो नेशनल कैपिटल के एवरेज से ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है बिहार। ये नीतीश और मोदी के कारण पिछले 10 वर्षों में संभव हुआ है। ठीक है, तो पहले एक विजन और एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंड दोनों नेताओं का जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, वो आंकड़ों पे हम थोड़ी सी देर में आएंगे। देखिए प्रियंका जी, आप इतने वक्त से पद पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कौन बनेगा सीएम का चेहरा, कौन होगा सीएम, ये तो मुद्दे नीतीश जी के लिए मुद्दे हैं ही नहीं, उनको इस चीज की लालसा ही नहीं है। आप कहां पड़े हैं चक्कर में? देखिए, लालसा नहीं है तो उलटते पलटते नहीं रहते। और बहुत बढ़िया बात कही है अभी आलोक जी ने कि जिस समय रेल मंत्रालय उनके हाथ में था उन्होंने इस्तीफा दिया। ये इसी उम्मीद में हम भी हैं कि अश्विनी वैष्णव जी रेल हादसे के लिए इस्तीफा देंगे। रही बात, इन्हीं की बात से शुरू करती हूँ। कह रहे थे नेताओं की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और छुटभैये नेताओं की बात कर रहे थे। चलिए केमिस्ट्री शुरू करते हैं, छुटभैये पर खत्म करेंगे। केमिस्ट्री शुरुआत होती है कहाँ से? नरेंद्र मोदी जी के नीतीश जी को डीएनए को गाली देने से। और कहाँ पर आकर के रुकती है? नीतीश कुमार जी के पैर छूने पर। राजनीतिक एक्सपीरियंस हो या उम्र हो, दोनों के मायने में नीतीश जी नरेंद्र मोदी से बड़े हैं। और फिर वहां पर उनसे पैर छुलवाया गया। तो मैं बिहारी होने के नाते, मैं भले विपक्ष में हूं, मैं भले मेरा विरोध उनसे है, लेकिन बिहारी होने के नाते मुझे बहुत खराब लगा था, दुख हुआ था। और रही आगे की बात, अभी भागलपुर का इन्होंने दौरा किया था, भागलपुर का आप वो मीटिंग देखी होंगी। वहां पर उन्होंने क्या कह के नीतीश जी को संबोधित किया? लाडला। लाडला इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? छोटा बाबू बच्चा के लिए। नीतीश जी उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े, उनको लाडला कहकर छोटा बनाया गया। उन्होंने कहा लोगों के लाडले हैं, बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा लाडला। लाडला कहना, बिहार का लाडला ही कहना। लाडला मतलब होता है छोटा। मैं बिहार की, मुझे मालूम है। बाबू बच्चा को मैं आपको भी लाडला नहीं कह सकती पद्मजा जी, ना आप मुझे कह सकती हैं। आप मुझे कहेंगे तो वो इनफेंटलाइजेशन होगा। और रही बात छुटभैये की, तो अब तो नौबत यहां आ पड़ी है कि इनके विधायक आकर के बाहर में, आपने वीडियो क्लिप चलाया है, इनके विधायक आकर के बाहर में नीतीश कुमार जी के ऊपर कह रहे हैं हम लोग ना डिसाइड करेंगे जब चुनाव हो जाएगा। मतलब चुनाव से पहले नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ये कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर इनकी अपर लीडरशिप नहीं बोली होती तो कैसे आता? और मतलब इतना कमजोर कर दिया गया नीतीश जी को। ठीक है, थमाई जा रही है, ठीक है, कमजोर बताया गया है, कमजोर बनाया गया। एक बार जल्दी से प्रधानमंत्री ने कहा क्या है एग्जैक्टली, वो सुनना सबके लिए जरूरी है। फिर आप अजय आलोक इस रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। डॉक्टर अजय आलोक, ये भी एक तरीके से अपमानित करना ही है, पैर छुआना, लाडला बुलाना। पहली बात, प्रियंका जी ने दोनों बातें गलत बोली हैं। प्रधानमंत्री ना तो नीतीश कुमार जी से उम्र में छोटे हैं, ना उनसे राजनीतिक कद में या पद में छोटे हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्म 1950 में हुआ, नीतीश कुमार जी का जन्म 1951 में हुआ, पता कर लीजिए, उम्र में भी बड़े हैं। राजनीतिक गतिविधि की बात करें तो प्रधानमंत्री जी 1972 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के समर्पित कार्यकर्ता पूरे देश भर में काम कर रहे थे। संघ के थ्रू 1987 में आए भारतीय जनता पार्टी में। राजनीतिक अनुभव भी नीतीश जी से ज़्यादा था। नीतीश जी 1977 इमरजेंसी से एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में। दोनों बातें आपकी तथ्यात्मक रूप से गलत है। तीसरी बात, पैर कभी नहीं छुआया गया था, ठीक है ना,
ये सब बातें गलत है। तो चौथी बात सबसे है और पूरा बिहार शर्मसार हुआ है, दिखाया जाता है दूसरे की चिंता में। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, बोलते हैं आप, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आपको भी पुरस्कृत किया गया ना, मैं बीच में नहीं बोलता अभी और लोग किया गया, जैसे आज भैया भाजपा के विधायकों को तथ्यात्मक बातें कीजिए ना, चिल्लाने से बीच में क्या फायदा। मैं बीच में नहीं चिल्लाता हूँ, भाजपा के विधायक क्या ये तरीका ठीक नहीं होता प्रियंका जी, पहले भी आपको बोल चुका हूँ। बोलिए। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि तथ्यात्मक बातें बोलनी चाहिए और उसी पे अपनी बहस करनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीति में सबसे ज़रूरी है अपना घर अपना परिवार संभाल के रखिए, दूसरे की चिंता में दुबले मत होइए, क्योंकि जानती हैं आपकी विपत्ति मेरी संपत्ति हो जाती है। हमारे पे विपत्ति है नहीं, विपत्ति आपके यहाँ आने वाली है। मैं इशारा कर चुका हूँ 11 मार्च, उस विपत्ति का सोचिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। 11 मार्च के बाद घर कैसे मजबूत रखिएगा, टुकड़े टुकड़े खंड खंड विघटन होगा। ठीक है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अवधेश जी, एक चीज जो प्रियंका भारती बोल रही हैं, वो सारे भाजपा के विधायक भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये तो कोई नहीं बोल रहा। अजय आलोक भी यही बोल रहे हैं, चुनाव हम लड़ेंगे जरूर उनके नेतृत्व में, पर चुनाव के बाद का नेता कौन होगा, इसीलिए तो थोड़ी सी धक-धक हो रही है जेडीयू में। एक बात ऐड कर दूं उसका, बस 10 सेकंड डॉक्टर अजय, एक बात अवधेश जी, 1 मिनट, एक लाइन ऐड कर देता हूं। हाँ, मैं अवधेश जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि आरजेडी का ये कहना कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मीडिया का भी ये कहना मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आरजेडी का भी, कांग्रेस का भी ये कहना, सब लोगों ने मान लिया है ना कि एनडीए 225, मतलब चुनाव हम जीत चुके हैं अक्टूबर नवंबर में। धन्यवाद इसके लिए, अचानक दिमाग में आया। ठीक है अवधेश जी, देखिए वहां पे अभी पटना में ही पहुंचे हुए हैं, क्या पता वो भी कुछ सरकार में क्या चल रहा है उस पर नजर रखने के लिए पहुंचे हैं। अवधेश जी, नहीं, मुझे जिस रैली की आपने चर्चा की है जीतन राम मांझी जी की, वो दलितों पर रैली थी और एक पत्रकार के नाते मुझे उसमें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था कि आप राजनीति भले मत बोलिएगा, लेकिन दलितों की हम पहली रैली कर रहे हैं, उसमें आपको भाषण देना है। संजोग से मैं मंच पर ही था, अगली पंक्ति में था, नीतीश जी मेरे सामने ही आए। तो इतनी जल्दी क्यों निकल गए, नाराज थे क्या? नहीं, वो जल्दी, इन्होंने ऐसा है कि इन्होंने सभी एनडीए के नेताओं को आमंत्रित किया था, तो जब मैं बैठा था तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि वो आए और 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठे, स्वागत करवाए और खुद ही माइक पर चले गए। ये नहीं कि किसी ने उनको बोलने के लिए बुलाया था, खुद ही माइक की ओर बढ़े और माइक पर बढ़ने के लिए मुझे पता चला और मैं अभी मैंने कहा थोड़े मुझे आना चाहिए यहाँ, और आपकी रैली हो रही है जो आपने सुनाया, मैं बधाई देता हूँ, मैं और बहुत बहुत बधाई। फिर उसके बाद वो चले गए। तो सभी को आमंत्रित किया था इन्होंने दलित रैली में, और उसमें जो नेता आना चाहे, सम्राट चौधरी आए, पूरे समय बैठे, लास्ट में आए थे, पूरा बैठे, लंबा भाषण दिया। नीतीश कुमार जी की अपने भाषण में 2 से 2.5 मिनट प्रशंसा की उन्होंने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, आगे भी विकास करेगा। तो वहां तो यह वातावरण नहीं था। जीतन राम मांझी जी ने बोला, सब नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे थे, जितने नेता थे सभी ने किया है। सब प्रशंसा कर रहे थे, नीतीश जी ने रुक करके सुनी क्यों नहीं प्रशंसा, इतनी जल्दी निकले क्यों, थोड़ा क्या आहत फील कर रहे हैं? मुझे अभी तक पता नहीं चला है कार्यक्रम का, मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आए थे, रुके, स्वयं ही माइक तक गए, उन्होंने यही कहा जो आपने सुना था, मुझे पता रैली चल रही, मैं आपको बधाई देने आया, चले गए। तो अब वो न बोले ये तो विषय है, लेकिन वो रैली तक आए भी, उन्होंने बधाई भी दिया। अब बधाई देके वो और विजय कुमार चौधरी थे, दोनों लोग चले गए हैं। अब राजनीति में चर्चा का विषय होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने के सभी नेता का ये कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसा अजय आलोक जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चयन नीतीश जी ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी उसके साथ प्रेम कुमार का जो यहाँ मंत्री हैं, कई स्टेट्स में 2-3 दिनों में पटना में चल रही है, और जो आप करी वो चर्चा पूरी है यहाँ। और आरजेडी देखिए, आरजेडी की इस समय जो समस्या है कि आरजेडी अपनी चुनावी रणनीति के बजाय ये मैसेज दो बिहार में कि नीतीश जी के साथ बीजेपी दिल से है नहीं, सत्ता के लिए आ गई है, आज न कल उनको छोड़ेगी। तो तेजस्वी जी भी बोलते रहते हैं वो है, लेकिन इस समय आरजेडी अपने बारे में ज्यादा बयान नहीं दे रही है। इसका एक जो मुख्य आप ध्यान से देखेंगी, उन्हीं पर बोलना है। या अभी
जो आपने सुनाया था प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फलाना नहीं। वो ठीक है, वो पहले से बोलते रहे हैं, लेकिन इस समय जितना मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समझता हूं, इस बार बिहार का चुनाव, चूंकि इस समय एक देश में लोकसभा चुनाव के बाद उनको मोमेंटो बनाए रखना है, किसी तरह की जोखिम रणनीति में वो नहीं ले सकते हैं कि इस समय नीतीश जी को किसी प्रकार से थोड़ा भी उनको लगे कि हमारी कहीं अनदेखी हुई है या हमारे लीडरशिप को कहीं भी प्रश्न उठाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की तय रणनीति है कि नीतीश जी को संपूर्ण महत्व देते हुए जो दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उसको हमको आगे ले चलना है। तनिक भी कहीं से भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिससे कि हल्का भी संदेश तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि भाई वही मुख्यमंत्री रहेंगे, कि हमारी सरकार बनेगी, बना देंगे उनको मुख्यमंत्री? हो सकता है आगे डिक्लेयर हो जाए। नहीं हो पर अब तो निशांत कुमार ने भी बोल दिया कि मेरे पिताजी को बना दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा। अब एक इस समय देखिए ऐसा है, निशांत को पूरा मीडिया, हम सब लोग निशांत कर रहे हैं। मैंने तो निशांत को कभी नीतीश जी के कार्यालय में भी लोगों से करते हुए या पॉलिटिकल करता, अब लोगों ने लाया है, बोल रहे हैं, अब हो सकता है वह, लेकिन निशांत कुमार इस समय एनडीए में और कोई नीति तय करेंगे जेडीयू में। नहीं, पर निशांत कुमार नीतीश जी की सहमति के बिना थोड़ा ना ये सब चीजें बोलेंगे। नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो मुख्यमंत्री है, अगर उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अभी तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो किसी ने कहा नहीं है। नहीं, पर रहेंगे भी तो नहीं बोला, इसीलिए तो ये रणनीति है आरजेडी की कि अगर हल्का सा दरार है तो वो उसको फिर चाहेंगे कि दो फाड़। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से दरार कोई नहीं है। 2020 में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली थी, भाजपा के ज्यादातर नेता इस मत में थे कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, हम उनके नेतृत्व में लड़े हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। कम सीट के बावजूद लोग नहीं देख रहे हैं, इधर 74 सीट है, इधर 51 सीट है। नहीं, मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय भारत में चुनाव का मोमेंटम बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत पर नीतीश कुमार जी को अपमानित करना, उनको छोटा दिखाना, उनको नेग्लेक्ट करना या किसी भी तरह से एक संदेश भी देने की बात तो सोच भी नहीं सकता है। बाकी विपक्षी पार्टियां इसमें करते रहे, जितनी मेरी अपनी जानकारी, समझ और बात। ये सिर्फ हवाबाजी है क्या? जयशंकर जी कुछ एक आंकड़े दिखाते हैं। अभी एक सी वोटर का सर्वे आया है बिहार को लेकर के कि अगर चुनाव होते बिहार में तो इस वक्त किसकी कितनी विश्वसनीयता है, कौन किसको कितना पसंद करता है। एक सवाल उसमें पूछा गया कि नीतीश जी की विश्वसनीयता में क्या कुछ भी कमी आई है, और 58% लोगों ने कहा है जयशंकर जी की काफी कमी आई है। 13% ने बोला कुछ हद तक कमी आई है, सिर्फ 21% कह रहे हैं कि नहीं, उनकी विश्वसनीयता जस की तस बनी हुई है। तो एक तरीके से एनडीए तो मजबूत है, एनडीए को यह सर्वे बता रहा है कि उनकी सीटें शायद बढ़ भी सकती हैं, लेकिन नीतीश जी की विश्वसनीयता पर अब सवाल है, क्या बदलाव की जरूरत है? मुझे बोलना है? जी जयशंकर जी। नहीं पद्मजा, भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये चिंता रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बने बिहार में, क्योंकि उसको बार बार नीतीश कुमार को झेलना पड़ता है। नीतीश कुमार, दूसरी बात यह है कि आप कह रहे झेलना पड़ता है, वो तो कह रहे हैं सबसे सम्मानित नेता है, वो तो उनको एकदम सर माथे पे बैठा के रखा है। 43 सदस्यों के जो विधायक हैं, 43 विधायकों की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री मानना एक तरह से झेलना ही। अगर इस तरह की बात होती तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को भी बना देते, क्योंकि उनका भी बीजेपी से कम विधायक थे, लेकिन चूंकि उनकी मजबूरी है, बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेगा, जोखिम नहीं लेना चाहेगा कि नीतीश कुमार अलग होकर के उनसे राजनीति करें, क्योंकि जब अलग होकर के चुनाव लड़े हैं नीतीश कुमार बीजेपी से, तो बीजेपी को शिकस्त मिली है वहाँ, और जेडी कांग्रेस जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन था वो मजबूत होकर के जीत करके आया था। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए हर चुनाव में, पिछले जो भी 2-3 चुनाव जो लड़े हैं एनडीए के लोग मिल करके, उसमें हर बार नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया है। नाम लिया गया था उनका, नाम लिया गया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब इस बार ये गोलमोल बातें हो रही हैं, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं विधायक दल, ये तो सबको मालूम है कि जनता दल का विधायक दल जो होगा वो अपना नेता चुनेगा, फिर बीजेपी का अपना नेता चुनेगा, फिर एनडीए का जो विधायक दल होगा वो मिलजुल करके अपना नेता चुनेगा। ये तो हर जगह की बात है। लेकिन ये होते हुए उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं साहब मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा नीतीश कुमार होंगे,
लेकिन इस बार आप नहीं कह पा रहे हैं। कारण यही है कि असल में एक दुखती रग है आपके साथ बिहार। और जो हमारे मित्र अजय आलोक बता रहे थे कि मोदी जी और राजनीति और आरएसएस और क्या क्या, देखिए या तो मान लीजिए कि आरएसएस की राजनीति में है, मोदी जी आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक थे, राजनीति में बहुत बाद में आए हैं। भाजपा की राजनीति में वो आरएसएस के द्वारा जो भेजे गए हैं बहुत बाद में आए हैं। उसके पहले नीतीश कुमार विधायक और सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके थे, इसलिए सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उनके बेटे निशी कुमार या निशांत कुमार, हम लोग तो निशी जानते हैं, हमने बचपन में उनको देखा है, बहुत बच्चे से तब से देखा है, तो राजनीति में उनकी खास अभिरुचि रही नहीं है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि जनता दल यू अगर नीतीश कुमार नहीं रह जाएंगे, उस लायक की पार्टी को संभाल सके या चला सके, तो ऐसे में हो सकता है कि निशांत कुमार या निशी कुमार को वो लोग आगे ला करके जो पार्टी को जोड़े रखने का काम कर सकते हो। ये विचारधारा चल रही है। लेकिन अगर ये हो जाएगा तो नीतीश कुमार पे कम से कम अभी तक जो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का सीधा आरोप तो बहुत लगे हैं, भ्रष्टाचार के भी लगे हैं, अब परिवारवाद का परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, अवसरवादी राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। अगर वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय करते हैं तो ये एक और आरोप चस्पा हो जाएगा। दूसरी बात, एक सेकंड में कहना चाहूंगा, ये बात अवधेश कुमार एकदम सही कह रहे थे। आरजेडी के लोगों को या विपक्ष के लोगों को नीतीश कुमार क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी, इसकी चिंता करने के बजाय खुद अपनी जोर ताकत लगानी चाहिए, अपना गठबंधन मजबूत करना चाहिए, अपने उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर देना चाहिए, और जो सरकार के विरोध में जो कुछ कर सकते हो करें। ये उम्मीद लगा के रखने की कोई जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी वापस आ जाएंगे या वहां से हट जाएंगे, ये सब कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरे की मुश्किल में मौका ना देखे। इससे पहले कि अजय आलोक आप इसका जवाब दे, मैं जीएम शाहीन से पूछना चाहती हूँ, सच में बता दीजिए नीतीश जी गुस्सा हैं कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? जीएम शाहीन। पद्मजा, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी महीनों से ये कॉमन फिनोमेना है। जब भी आप एक आदमी, कोई काम नहीं, कोई दाम नहीं, और अपोजिशन में कब से ये लोग बैठे हैं, कोई देखिए कुछ तो बोलने के लिए चाहे ना इन लोगों को, कि ये लोग अपनी पार्टी को देखते, आरजेडी को देखते, अपनी इनका जो भ्रष्टाचार वाला मामला था उस चीज़ को देखते। तो अब नीतीश जी ये कर रहे हैं, नीतीश जी, अरे भाई हम लोग कब से बीजेपी के साथ थे, जब वाजपेयी जी तब से साथ चले। शाहीन जी, कितनी बार तो आप आकर के पिछले चुनाव आपने इनके साथ लड़ा है, आरजेडी के साथ, जिनको आप कह रहे हैं कि ये कब से फालतू बैठे हुए हैं, कब से बेरोजगार बैठे, उनके साथ मिलकर लड़ा है। देखिए जोशी मैडम, प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों की सोच खत्म हो जाती है। इन लोगों की सोच जहां रुक जाती है घुटनों के पार, ये लोग थोड़ा आगे देख नहीं पाते। और जहां तक सहयोगी पार्टनर अब पैर छुए, अब नीतीश जी ने को क्यों लाडला बोला गया, कोई बात होती है? ये क्या बता रहे हैं ये लोग, किस पर राजनीति कर रहे हैं? आप ये देखिए कि बिहार आज कहां पहुंचा है, डेवलपमेंट कितनी है, सड़कें कितनी बन रही है, रोड कितने बन रहे हैं, सड़क कितना बन रहा है, उसके बाद एयरपोर्ट पे कितना पैसा आ रहा है। भाई इन लोगों ने कुछ किया होता तो जनता तो उसका सारा श्रेय दे करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित क्यों नहीं कर देते? यही तो 100% का सवाल है। हम लोग देखिए, आप कह रहे हैं कि एकदम बिहार में बहार है, तो फिर क्यों नहीं नीतीश कुमार बन जाते मुख्यमंत्री का चेहरा? और एक और मैं एसी वोटर का एक छोटा सा और डेटा आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें ये एक सेकंड सर, उनसे पूछा गया, हम लोगों ने, हाँ, उनसे पूछा गया लोगों से कि अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है, डॉक्टर अजय आलोक आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, 33 से 35 सीटें एनडीए गठबंधन की हो सकती हैं। बिहार के अंदर महागठबंधन की सीटें थोड़ी सी घट सकती हैं। एनडीए का वोट शेयर 47 से बढ़कर के 52% तक आ सकता है, ऐसा इस वोटर सर्वे में कहा गया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए डॉक्टर अजय आलोक, तो मुख्यमंत्री चेहरे में तेजस्वी यादव को ज्यादा लोग पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नीतीश कुमार। तो क्या मजबूरी है, ऐसे जयशंकर जी कह रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप नीतीश जी को और नीतीश जी के वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, नहीं तो वही सबसे कमजोर कड़ी है आपके गठबंधन में। डॉक्टर अजय आलोक, क्या मजबूरी है आपकी नीतीश जी को साथ रखना? देखिए पद्मजा जी, फ़ोन कट गया लेकिन मैं आपकी आवाज़ थोड़ी टीवी पे सुन पा रहा हूँ। सबसे पहली बात की जो सी वोटर सर्वे है, इसमें उम्मीदवारों को फोकस करके चयन करके किया गया है।
नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सैंपल साइज भी जो भी होगा, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा हूँ। 2-3 बातें गुप्ता जी की पहले मैं ठीक कर दूँ और आपकी भी ठीक कर दूँ। बीजेपी हमेशा जेडीयू हो या समता पार्टी हो, साथ मिलकर चुनाव लड़े। जेडीयू आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा 2015, उसके अलावा कोई चुनाव साथ में नहीं लड़े। नीतीश जी का जन्म आरजेडी के कुशासन के कारण ही हुआ था और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, जब लालू जी ने एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कॉर्पोरी मॉडल को लागू करने से मना कर दिया था और अति पिछड़ों का हक मारा था। सच्चाई है ये। तो दूसरी बात, हम लोग एक बात कहते हैं कि आरजेडी और बीजेपी दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ परिवारवाद का है। ये सही बात है कि निशांत अभी राजनीति में नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे बिल्कुल उनकी मर्जी है। वो बोल रहे हैं, बिहार में आप भी जानती हैं कि हर दूसरा व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक है। वो कहीं भी बैठता है, बिहार के चौक चौराहे पे चाय पीने बैठिए तो चर्चा सिर्फ राजनीति की होगी, दूसरी किसी चीज़ की नहीं होती है। यहाँ लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी हटा देते हैं और पुतिन को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बिहार राजनीतिक चेतना में बहुत आगे है। हमारी बात दूसरी है। हम यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन एक ट्रायल एंड टेस्टेड गठबंधन है, जिसकी कुछ अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी आए, उसकी पार्टी आए, लेकिन सबसे अच्छी केमिस्ट्री हमारे शीर्ष नेताओं की है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब रहा मोदी जी का कद, जो अभी फिर गुप्ता जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो वाजपेयी जी हुए चाहे मोदी जी हुए, दोनों कोई बड़े गर्व से कहते हैं कि वह स्वयंसेवक बैकग्राउंड से आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक से निकले हुए लोग राष्ट्र की सेवा में हमेशा तर्पण रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करके देश की राजनीति को समझने में एक अनुभव आता है और उस अनुभव के तहत नीतीश जी का अनुभव मोदी जी के अनुभव से छोटा है। मैंने ये कहा था। 87 में प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी में आ गए थे, 85 में नीतीश जी पहली बार विधायक बने थे, 2002 में मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, 2000 में 14 दिन के लिए नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2005 में नीतीश जी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के कारण। तो ये सारी केमिस्ट्री का चक्कर है। शुरू से जेडीयू और नीतीश जी का केमिस्ट्री बीजेपी के साथ बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपके डिबेट पे बोला है कि बीजेपी हमेशा नीतीश जी को शुरू से बहुत चाहते रही है। जब मैं बीजेपी में नहीं आया था तब भी मैंने ये बात कही थी एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ। आज भी मैं कहता हूं कि बीजेपी नीतीश जी को बहुत पसंद करती है। ठीक है, केमिस्ट्री एकदम फिट है प्रियंका भारती, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस केमिस्ट्री एकदम फिट है। और देखिए पिछले 6 महीनों में 3 बार नीतीश जी ने बोला है कि ये कुछ गलती हो गई थी, इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ये तो खुद बोल चुके हैं वो अपने मुंह से। केमिस्ट्री तो इतनी फिट है कि बात चर्चा परिचर्चा के लिए गए कि मंत्रिमंडल में विस्तार किनका होगा, और पर्ची थमा दी गई सीधे नीतीश जी के हाथ में कि सातों के सातों भाजपा के लोग ही जाएंगे। उनमें भी अगर आप एनालिसिस कीजिएगा पद्मजा जी, तो वही लोगों को मंत्री पद मिला है जो जेडीयू को धोखा दे करके भाजपा में आए हैं, जैसे कि सुनील कुमार जी, कृष्ण कुमार पटेल जी, राजू जी, वैसे जैसे अजय जी को भी मिला है, जेडीयू भाजपा में आए थे तो सम्मानित किया गया है। और रही बात, तो अभी आप चीफ मिनिस्टर इनके हैं, भाजपाई हैं, और मात्र 13 बचे हैं जेडीयू के। और रही आगे एनालिसिस की बात में, तो जेएम शाहीन को जवाब दे रहे हैं आपका। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रियंका? मैंने बहुत पहले लाइव प्रोग्राम में सुनो प्रियंका बात सुनिए, मैंने बहुत पहले आपको लाइव प्रोग्राम में ये कहा था कि तुम आरजेडी छोड़ के यहाँ आ जाओ, कुछ मिलना नहीं है उधर से। जीएम शाहीन जी आगे। हाँ, जो कृष्ण कुमार पटेल जी थे, अभी आपको याद होगा एक कुर्मी रैली करवाई गई थी नीतीश जी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, और वो भाजपा के विधायक थे, उनको भी इन लोगों ने सम्मानित किया है मंत्री पद देकर। हो रही है जीएम शाहीन, वो आपके हितैषी हैं, उनको चिंता हो रही है कि आपकी पार्टी का नीतीश जी का क्या होगा, अपमान किया जाए। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी अपमान था। देखिए, इसीलिए हमारे नेता भी यही कह रहे हैं बार बार कि निशांत जी को बुला लीजिए, क्योंकि जेडीयू में नीतीश जी को छोड़ करके नीतीश जी का सगा कोई नहीं बचा है। सब वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। जब आप हमारी पार्टी में, सुनिए प्रियंका, जब आपकी पार्टी जेडीयू में मर्ज हो जाएगी, मैं प्रियंका हम सोचेंगे तुम्हारे बारे में, फिक्र नहीं कीजिए। जहां तक तुम्हारे बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है, मैं मजबूत हूँ एकेडमिकली और पॉलिटिकली। प्रियंका, अरे प्रियंका भाई सुनो, वो लोग तुम्हें शायद एक अच्छी जगह देखिए, वहां अपोजिशन में बैठकर करना कुछ नहीं है, आगे भी सरकार बीजेपी जेडीयू ने बनानी है। तो हम लोग क्या बता रहे, आप लोग प्रियंका आपको पहले ही वो खत्म कर देंगे, जो बॉसेस हैं उनको बताइए, उनको सुनिए, और आगे के 50 साल में किसी नहीं है। तेजस्वी जी
वो सपना भूल जाए। तेजस्वी जी कभी बिहार के पहले ही खत्म करने को लगे हैं। शाहीन जी मैसेज पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए। केसेस लगे हुए, जो केसेस लगे हुए हैं, आपको पता है कि हम जब आप लोगों से अलग हुए थे, क्यों हुए थे? आपको याद है कि जब ये मालूम है कि आप लोग हमारे पास आए थे तो क्यों आए थे? सीबीआई केसेस आए थे बचाने का, सीबीआई केसेस, हमको बचा लीजिए, ये बात करते हुए आए थे नीतीश जी। हमें आप जैसे, हमें याद है प्रियंका, मुझे आप जैसे जो लीडर वहां बैठे उनकी चिंता है। आप लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। करप्शन के केसेस लगे हैं, मामला खराब चल रहा है आप लोगों का उधर। अभी भी वक्त है, इलेक्शन से पहले पहले आ जाइए, हम लोग माफ कर देंगे। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। आरजेडी को चिंता है कि नीतीश जी का क्या होने वाला है, जेडीयू को चिंता है कि प्रियंका भारती का भविष्य में क्या होने वाला है। पर आप ये बता दीजिए डॉक्टर अजय आलोक, एक बहुत जरूरी पॉइंट उन्होंने यहाँ पर रेज किया कि 7 मंत्री अभी बस 2 दिन पहले आपने कैबिनेट विस्तार में लेकर के आए, सातों के सातों आपके कोटे से। जेडीयू पूरी तरीके से नजरअंदाज, ये भी एक नीचा दिखाने की। छोड़िए ना आप, वो हम लोग पार्टनर है, सहयोगी है, तो आपका क्या लेना देना? मैं हैरान हूं आप लोग। नहीं शाहीन साहब में बताए, शाहीन साहब में बता देता हूं। आरजेडी जेडीयू की सरकार थी। आरजेडी के 21 मंत्री थे, जेडीयू के 13 मंत्री थे, क्योंकि संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था। उस वक्त तो ये बात नहीं ऊंचा नीचा की, आज भी संख्या के आधार पर बंटवारा हुआ है। बीजेपी कोटे से 6 मंत्री बचे थे बनने के लिए। 1 मंत्री हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने इस्तीफा दिया तो 7 मंत्री हो गए, तो सातों हमारे कोटे के थे, बने। इसमें ऊंचा नीचा दिखाने की बात कहाँ है? और दूसरी बात, ये जो अभी कृष्ण कुमार पटेल और सुनील कुमार का एग्जाम्पल दे रही थी कि अब 1 मिनट, हाँ आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। कृष्ण कुमार पटेल और इंजीनियर सुनील कुमार का एग्जाम्पल दे रही हैं कि ये जेडीयू से बीजेपी में आए तो इन्हें मंत्री पद दे के जेडीयू में से इंदमारी करने की कोशिश की गई। संजय झा कहाँ से गए? संजय झा तो बीजेपी के एमएलसी थे, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। तो ये परस्पर संबंध है, कहाँ चक्कर में पड़ी? ये तो मैं कह रही हूँ ना कि सारे भाजपा वाले जेडीयू में घुस गए हैं, सेंधमारी कर रहे हैं भीतर। शांति से रहिए ना, आप चिंता मत कीजिए। भाजपा वाले जेडीयू में घुस गए कि जेडीयू वाले भाजपा में घुस गए? भाजपा वाले जेडीयू में घुस गए कि जेडीयू वाले भाजपा में घुस गए? तो अभी ये कह रही थी कि जेडीयू वाले भाजपा में आगे उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अंदर खत्म करो, बेवकूफ बनाओ लोगों को और बाहर खेल निकालो। अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ 11 मार्च की चिंता कीजिए, हमारे लिए दुबले होने की जरूरत नहीं है, वजन मत घटाइए। 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि अद्भुत परिवार है प्रियंका जी, यहाँ पति पत्नी दोनों बेटे दोनों बेटियां एक साथ अक्यूज हैं, अगर अब ले गुजराती कहाँ से बात आ गया? अब गुजराती कहां से? अब गुजराती आकर के बिहार में बिहारी मुख्यमंत्री कभी भाषा कभी रीजन। अरे हम लोग बाहरी नहीं ना है, हम बाहरी हैं। मैं बाहरी हूँ, मैं बाहरी हूँ। व्यक्ति का दर्द नहीं महसूस हुआ ना आलोक जी, क्योंकि मैं बाहरी हूँ। यहाँ पे बिहार की भाजपा बाहर बिहारी है। आपको तो गाली देने क्या आदत है? अनुशासन, हमें दर्द महसूस हुआ चलने वाले पार्टी है, हमारी आदतों के बारे में चिंता थे, इसलिए हमें दर्द महसूस हुआ, आपको नहीं होगा। थोड़ा 11 मार्च पद्मजा जी शाम में आप रिपोर्टिंग कर रही होंगी, कुछ अगर गलत बोल दिया तो भगवान लालू जी को स्वस्थ रखें। प्रियंका भारती खड़ी है, शाम में डिबेट हो जाएगा 11 मार्च का। मैं अभी से घोषणा कर रहा हूं। 11 मार्च का जिक्र मत कीजिए, नहीं तो कल को आरजेडी कहेगी आपको पहले से ही पता था कि कोर्ट में क्या होने वाला है। यानी कि एजेंसियां पूरा फिक्स करके रखा हुआ है आपने। आपको नहीं कह सकती है, नहीं कह सकती है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नहीं कह सकती, हो सकता है घट जाए उनकी मुश्किलें। नहीं कह सकती, नहीं कह सकती है, नहीं कह सकती है, क्योंकि न्यायालय का ये लोग बहुत सम्मान करते हैं। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक एमएलसी की सदस्यता को बहाल कर दिया, जिसको निष्कासित किया गया था विधान परिषद से। इनके लिए न्यायालय सुप्रीम है, तो ये न्यायालय को गाली नहीं दे सकती है 11 मार्च को। मैं तो भगवान से मना रहा हूँ कुछ ऐसा वैसा ना हो, लालू जी की सेहत ठीक रहे। मंत्रिमंडल भी फिक्स है, जिस तरीके से भगवान से मना रहा हूँ कि लालू जी की सेहत ठीक रहे। जेडीयू को फिक्स करने की अजय आलोक जी, आपको सम्मान पाना होता है, कुछ पद चाहिए तो आप स्विच करते हैं, आप स्विच करते रहिए, आप इसी के लिए जाने जाते हैं। भाई जेडीयू आरजेडी दोनों फिक्स हैं, जेडीयू आरजेडी दोनों फिक्स हैं, फिक्स दुश्मन है।
और बीजेपी और जेडीयू फिक्स है कि दोनों फिक्स दोस्त हैं। यही बात इनको समझ दोनों एक दूसरे को ग्रिप में ऐसे लिए हुए, एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ। राजनीतिक घमासान क्यों ना हो, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बाहरी आकर के हमारे पिछड़े तबके से आने वाले मुख्यमंत्री की डीएनए को गाली देगा। ये बर्दाश्त कर लेंगे, हो सकता है इन लोगों को आदत होगी गाली देने की, पर हम नहीं करेंगे। आलोक जी को भी कोई गाली देगा तो उसके प्रियंका जी, तब तो फिर उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर ही बना देते। वो तो कितना जुगत में लगे हुए थे कि वो कन्वीनर बन जाए, और जाकर के भी एक मीटिंग में बोल दिया ममता जी और खड़गे जी ने कि हम नीतीश जी को नहीं चाहते कन्वीनर। जी ने क्या क्या बोला है, वो तो बड़े अपमानित महसूस कर रहे थे, और आपकी भी पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा थी। चलिए, लालू जी और नीतीश जी के संबंध के ऊपर टीका टिप्पणी करने की हैसियत आपकी नहीं है। वो दोनों भाई समान हैं। उस सदन का भी आप नहीं भूले होंगे, सदन में भी नीतीश जी खड़े होकर के बोले कि हमारे भाई समान दोस्त का लड़का है। याद है दृश्य की याद दिलाऊं? इसलिए लालू जी और नीतीश जी के संबंध पर टीका टिप्पणी नहीं करी। कोई बाहरी आकर के हमारे मुख्यमंत्री को कुछ नहीं बोल सकता है। इतना तो कम से कम हमारे भीतर आत्मसम्मान है। क्योंकि मान अपमान की बात हो रही थी, तो सारी पार्टियां ही जब मीटिंग कर रही थी और ये कम से कम तय हो गया था कि नीतीश जी कन्वीनर बनने वाले हैं, अध्यक्ष बनने वाले हैं इंडिया गठबंधन के, तो आखिरी मौके पर किसने बाहर से आकर के इसमें पूरा बदलाव कर दिया? क्या, चलिए छोड़िए, ये सब तो हुआ हो गया। अवधेश जी, क्या जड़ें कमजोर करने की कोशिश? मैं एक सोल्यूशन दूं, मैं एक सोल्यूशन दूं, मैं एक सोल्यूशन दूं आरजेडी को, एक सोल्यूशन दूं। बताइए, मैं आरजेडी को एक सोल्यूशन दे देता हूं। आरजेडी अपने आप को मर्ज कर ले जेडीयू में, काम ही खत्म। ये ऐसा है, अजय आलोक जी ऐसा कह रहे हैं, नेतृत्व मिल जाएगा। ऐसा है, फिर उस परिवार का क्या होगा? प्रथम कर ले। अगर आप जो कह रहे हैं कि लालू जी पार्टी, परिवार तो जेल में जाना है, परिवार को तो जेल में जाना है। परिवार का क्या? परिवार को तो जेल में जाना है, पार्टी बच जाएगी। ऐसा है, डर से मुझे लगता है परिवार तो जेल जाएगा, परिवार को तो जेल में जाना है, परिवार को तो जेल में जाना है, जहाँ जाए वो तो परिवार को तो जेल में जाना है। जिसकी चर्चा बिहार में होती ये बात सही है, ये बात सही है कि न्यायालय के फैसले पर परिवार को तो जेल में जाना है। एक एक करके अवधेश जी। हाँ, न्यायालय के फैसले पर इस समय आरजेडी का भविष्य निर्भर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और सबके चेहरे पर हवाइयां भी उड़ी है कि पता नहीं आगे क्या होगा। डेली मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। सेकंड, जो आपने दिखाया कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है, बिल्कुल घटी है। नीतीश जी ने अपने कर्म से अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख को पट्टा लगाया है। वो 2013 से उन्होंने शुरू किया है। लालू जी की पूरी पार्टी और पूरे परिवार को बिहार के लोगों ने 5 चुनाव हरा दिया था। 2005 फरवरी, 2005 जी, आपने 9 लोकसभा, इससे पहले भी बहुत सपोर्ट किया था आरजेडी को। लोकसभा एक एक करके 5 चुनाव बिहार के लोगों ने, अवधेश कुमार ने तो आरजेडी को इससे पहले भी बहुत सपोर्ट किया था, तब तो कुछ बना नहीं। सुनिए, अरे भाई आपने कहा था कि अकेले आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। मैंने बहुत लाइव प्रोग्राम में आपसे किया है, और एक जमाने में आप कहते थे कि इकलौता पार्टी बनेगी। नीतीश जी का सुनते ही उस समय प्रशंसा कर दिया था, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लालू जी को साथ लाकर उनकी राजनीति को पुनर्जीवित किया है। और ये बहुत सारे लोग जो लालू जी के विरुद्ध लड़े थे, उनको आज भी नहीं पचता है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी आरजेडी दोनों ने नीतीश जी को अपरिहार्य बना दिया हुआ है, इसके कारण इस समय लोगों के पास एक बड़े विकल्प के रूप में उनका एक वोट नहीं। सुनिए यार, ये बात सही है कि जब उन तेजस्वी जी के साथ हम जानते हैं, आपको भी जानते हैं, बहुत डिबेट आपके सुनिए, जानते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। आपने बहुत कुछ तब भी बोला था, जब इससे पहले असेंबली चुनाव हुआ था बिहार में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप रहने दीजिए, अब इधर से उधर जाएंगे, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। जितनी बार वो कर चुके हैं, उनको मालूम है उधर जाने का मेरे को क्या परिणाम हुआ है, तो उधर उनको अब जाना नहीं है। ये तो मैं भी, अब मेरी समझ जितनी आई है इस समय बिहार के सिचुएशन में, देखिए इस समय बिहार में तेजस्वी यादव की आप अपनी समझ रखिए हमें, लेकिन नीतीश जी ने अपने साथ उप मुख्यमंत्री बना करके, और उसके बाद जो उन्होंने किया है, उसके बाद अब तेजस्वी जी की वो स्थिति नहीं है तो एक समय 2 साल पहले दिखाई दे रही थी बिहार में, और फॉरवर्ड के भी नेता वो बनने जा रहे थे। तो चीजें यहां बदल गई है। और सबसे जो महाकुंभ का जो प्रभाव बिहार में दिखा है,
जैसे अयोध्या का प्रभाव बाकी जगह भले हो, अयोध्या का प्रभाव बिहार में दिखा था, वैसे ही महाकुंभ में जिस ढंग से गांव-गांव से लोग गए हैं, तो भाजपा के लिए एक हिंदुत्व के राष्ट्रवाद का एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बिहार भी बना हुआ है। ठीक है, तो भाजपा की तो स्थिति मजबूत होगी, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती बिहार में होगी, मैं नहीं मानता हूँ। एनडीए ठीक है, बट अवधेश जी में क्यों बोल रही? सवाल तो आज ये नहीं है कि कौन जीतने वाला है, सवाल ये है कि नीतीश जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और जयशंकर जी, यही बार बार जितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, उतना ही जेडीयू का अस्तित्व या फिर नीतीश जी के खुद का राजनीति में क्या भविष्य होगा, क्या वो कमजोर नहीं दिखेगा? नहीं, पन्ना जी जरा आप जयशंकर जी बोलेंगे, मैं जरा एक बात दोहरा दूं, बस 10 सेकंड। हाँ, जयशंकर जी का जो विश्लेषण है, देखिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का पॉलिटिकल कैरियर आपातकाल विरुद्ध आंदोलन से शुरू हुआ है, तो दोनों मोटा मोटी समकक्ष है। अब उसमें कौन बड़ा कौन छोटा वो अपने हाथ से देखे, और पैर तो उन्होंने एक सम्मान पूर्वक छुआ था, और कोई व्यक्ति इतनी गाली देके गया हो। नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा पर्सनल किसी आदमी ने अटैक किया तो नीतीश जी हैं। ठीक है, पर अवधेश जी सवाल ये है कि अगर आप भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर खुद से सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो फिर वो नीतीश जी को बाय बाय कहेंगे क्या? ये सवाल आज है जयशंकर जी। नहीं पद्मजा जी, पहली बात तो है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति में भी एक अबूझ पहेली हैं। उनको समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान तो नहीं है। हम लोग बहुत कभी करीब रहे हैं उनके, जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन कभी क्या वो कब क्या कर देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इस विधानसभा में उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फिर दोबारा इन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसके कुछ दिनों बाद तुरंत बीजेपी के साथ हो गए थे। तो वो तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात चिंताजनक ये है कि जो अजय आलोक बार बार कह रहे हैं, दो बातें कही उन्होंने। एक तो संख्या बल के कारण मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है भाजपा के लोगों की, तो इसी संख्या बल के आधार पर अगली बार कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। एक दूसरी बात ये कि जिस तरह से साधिकार बोल रहे हैं, वो संख्या बल तो अभी भी भाजपा का ज्यादा है जेडीयू से। एक सेकंड, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया। अभी तो मजबूरी है ना। अभी देखिए, अभी अगर हटा दिया उन्होंने तो नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन विड्रॉ कर लेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। इसलिए वो तो उनके 12 सांसद उनके केंद्र में उनको जरूरत है, वो भी उनकी भी एक मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि अजय आलोक जो बार बार कह रहे हैं कि 11 मार्च को उनका परिवार जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल जाएगा, फिर ये गलत बोल रहे हैं। 293 अभी है, 12 अगर विड्रॉ भी कर लेते हैं इनके हिसाब से तो 281 हो जाएगा। अजय आलोक 293 है अभी एनडीए में। 1 मिनट, 293 एनडीए में है। अगर आपकी बात को मैं सही भी मान लूं, 293 एनडीए में है, आपकी बात को सही भी मान लूं कि नीतीश जी विड्रॉ कर लेते हैं, तो 12 अगर निकल के 293 में तो कितना बचा? 281। कहां से सरकार गिरेगी? क्या गणित आप बिठाते ऐसा चीज सोच रहे हैं जो होना ही नहीं है। दूसरा कोई भी ऐसा चीज सोच रहे हैं जो होना ही नहीं है। असली बात नहीं, ऐसा चीज सोच रहे हैं जो होना ही नहीं है। आप ये मानते हैं ना कि गठबंधन अटूट है, गठबंधन अटूट है नीतीश जी के साथ। अब उसको तोड़ने के लिए आप तरह के तिकड़म में लगाइए। आप घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। अबू जी पहेली हैं। अब आप बात अबू जी पहेली को कैसे? नहीं, मैं नहीं घुमा रहा हूं भाई। आपने जो आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट, आपने ऑथेंटिकली कहा कि 11 मार्च के बाद पहेली का आपने परिवार जेल जाएगा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई फिक्सिंग है। 11 मार्च जेल नहीं जाएगा। कैसे पता है? मैं कह रहा हूं 11 मार्च का क्या होगा? जजों ने पहले आपको बता दिया है। 11 मार्च को क्या होगा? जजों ने फैसला आपको बता दिया है। सीएजी की रिपोर्ट आती है, पेश नहीं होती है, लेकिन आपके लोग बोलते हैं सीएजी में लिखा है। मतलब संवैधानिक संस्थाओं 11 मार्च को क्या होगा? संवैधानिक संस्थाओं, अरे भैया आप डर क्यों रहे हैं? मैं कह रहा हूं 11 मार्च को क्या होगा? आप इस तरह से बोल रहे हैं, को नष्ट करने वाले हो गए। जजों ने जैसे आपको संवैधानिक संस्था को नष्ट करने वाले हो गए, देने वाले हैं। सीएजी की रिपोर्ट 2015 से लेकर 2025 तक पहली विधानसभा है दिल्ली जिसने 10 साल तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं टेबल की। क्या बात कर रहे हैं आप? अपने आप को विश्लेषक कहते हैं आप? ऐसा कहीं हुआ है हिंदुस्तान में? ठीक है, अब हम लोग सीएजी रिपोर्ट क्या करता है? सीएजी की निंदा नहीं कर रहे हैं। आपको एक बोली एक राज बोल रहे हैं रिपोर्ट में जब निंदा नहीं कर रहे हैं के बारे में आई थी तब क्या कहा था आपको मालूम है? पढ़ा लिखा कीजिए। राफेल चले गए, अब ये राफेल पर चले गए। राफेल पर जो सीएजी के बारे में अभी 11 मार्च को जो होगा ये तो वहां पे जज ही डिसाइड करेंगे, ये अदालत ही फैसला लेगी। जजों का काम आप मत करिए। लेकिन इस सब के बीच नीतीश कुमार पर फैसला क्या एनडीए गठबंधन
गठबंधन लेगा? क्या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा? क्योंकि अब ये मांग सिर्फ जेडीयू के विधायक ही नहीं, खुद उनके परिवार के अंदर से भी आ रहा है। और बिहार के आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होगा, उस पर रहेगी हमारी नजर।